आज हम मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मानव विकास का क्या अर्थ है। किसी भी राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति उसके कुशल और गुणी लोग होते हैं। मनुष्य प्रकृति का एक सक्रिय संसाधन है और उसकी क्षमताओं को बढ़ाए बिना प्रकृति के अन्य संसाधनों का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। अतः लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना मानव विकास कहलाता है। मानव विकास का लक्ष्य एक ही होता है, मानव जीवन की समृद्धि अर्थात लोगों का कल्याण, और यह तभी संभव है जब मनुष्य की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की उन्नति हो। मानव विकास का संबंध उन सभी अवसरों के विस्तार से है जिनका लाभ मानव उठा सकता है और अपनी क्षमताओं का निर्माण कर सकता है। ये क्षमताएं हैं दीर्घ जीवन यानी कि लंबा जीवन जीना, और वो जीवन स्वस्थ हो, स्वस्थ तन मन के साथ लंबा जीवन जीना, शिक्षा, सूचना और ज्ञान तक सभी लोगों की समान पहुंच हो, जीविकोपार्जन के लिए बराबर के समान अवसर उपलब्ध हों और जीवन यापन के ऊंचे स्तर के लिए प्राकृतिक संसाधनों तक मानव की पहुंच होना मानव विकास की क्षमता निर्माण के अंतर्गत आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी करने की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना मानव विकास कहलाता है। भारत में मानव विकास यानी कि विश्व के संदर्भ में भारत की मानव विकास के मामले में क्या स्थिति है। 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 188 देशों में 131 क्रम पर आता है। मानव विकास सूचकांक के संयुक्त मूल्य 0.624 के साथ भारत मध्य मानव विकास दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। ये यूएनडीपी की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार है। आपके सामने तालिका है, इसमें मानव विकास सूचकांक दिया गया है विश्व के कुछ प्रमुख देशों का। नॉर्वे इसमें नंबर 1 के ऊपर है और भारत का 131वां स्थान है। मानव विकास के सूचक यानी कि वो कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनसे किसी देश का मानव विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की। मानव विकास के निम्नलिखित सूचक हैं। सबसे पहले आर्थिक उपलब्धियों के सूचक। आर्थिक उत्पादकता के बिना आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता और आर्थिक विकास के बिना मानव विकास का लक्ष्य प्राप्त करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आर्थिक संकेतकों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। प्रमुख आर्थिक संकेतक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं। सबसे पहले ये जाने कि ये क्या होता है कि एक देश में एक वर्ष में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, सेवाओं का उत्पादन हुआ, उन सब का जो कुल मूल्य होता है वो किसी देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीडीपी होता है। ये जिस देश का जितना ज़्यादा होगा मानव विकास के स्तर में वो देश उच्चतम स्तर की ओर मिलेगा। 1951 में भारत की जो जीडीपी थी 1993-94 की स्थिर कीमतों के अनुसार 1951 में भारत की जीडीपी 1404.6 अरब रुपए थी, जो 2002-03 में बढ़कर 13,207
अरब रुपए हो गया। यानी कि ये भारत की जीडीपी है। 1951 को देखें तो 2002-3 तक आते आते हमारी जीडीपी बढ़ी है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मानव विकास के स्तर में भारत थोड़ा ऊपर की तरफ गया। दूसरा आर्थिक संकेतक है प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की कुल जीडीपी और कुल जनसंख्या के बीच का जो अनुपात निकल के आता है वो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। 1951 में 1993-94 की स्थिर कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आय 3687 रुपये थी, जो 2003 में बढ़कर 10,254 रुपये हो गई। अगला आर्थिक संकेतक है गरीबी। गरीबी वंचित रहने की एक अवस्था है। वंचित किस तरह की चीज़ों से? निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक ज़रूरतों को पूरा न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है। यानी कि गरीबी एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण रूप से विकास नहीं कर पाता, उस अवस्था को गरीबी बोला जाता है। गरीबी रेखा। गरीबी रेखा भारत में योजना आयोग, जिसका भी नाम बदल के नीति आयोग रखा गया है, वो निर्धारित करता है गरीबी रेखा को। जो उससे नीचे की जनसंख्या होती है उसको हम बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या बोलते हैं, और इसको रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीना के आधार पर मापा जाता है। वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत था वो 25.7% था। शहरी क्षेत्र में यह 13.7% और पूरे देश में 21.9% के रूप में इसको अनुमानित किया गया था। अब इस तालिका को देखें। 1978 में अगर प्रति व्यक्ति प्रति महीना आय 61 रुपये 80 पैसे है, उससे नीचे की आय को गरीबी रेखा से नीचे का व्यक्ति माना जाता था। और 2001 में ये 328 और 2005-06 में ये 368 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति महीना हो गई। ये गांव और नगर की अलग अलग निर्धारित की जाती है। अगला संकेतक है स्वस्थ जीवन के सूचक। स्वास्थ्य मानव विकास का प्रमुख आधार है और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में अनेक कदम उठाए गए। प्रमुख स्वास्थ्य संकेतक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मृत्यु दर। भारत में मृत्यु दर तेजी से घटी है। 1951 में मृत्यु दर 25.1 थी, जो घटकर 2015 में 6.5 प्रति हजार हो गई। इन आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में मृत्यु दर में गिरावट आई है। शिशु मृत्यु दर 148 प्रति हजार से 37 प्रति हजार पर आ गई। यह स्वास्थ्य सेवाओं में पर्याप्त सुधार की निशानी है। जन्म दर। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में किए गए परिवर्तनों से जन्म दर घटी तो है, लेकिन तेजी से नहीं घटी। 1951 में जन्म दर 40.8 से 2015 में 20.8 हो गई। यह शिक्षा का प्रसार, जागरूकता और आर्थिक विकास का परिणाम है, जिससे जन्म दर कम हुई। तीसरा पॉइंट है स्वस्थ जीवन के सूचक का जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा हम किसे कहते हैं? जन्म के समय की संभावित आयु, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं किसी देश में लोगों की औसत जीने की आयु, कि कोई व्यक्ति किसी देश में औसत रूप से कितने साल तक जीवित रहते हैं, वो जीवन प्रत्याशा कहलाती है।
1951 में पुरुष जीवन प्रत्याशा 37.1 वर्ष थी, जो 2015 में 66.9 वर्ष हो गई। यानी कि 1951 में पुरुषों की जो औसत जीने की आयु 37.1 वर्ष थी, जो 2015 तक आते आते 66.9 वर्ष हो गई। इसी प्रकार स्त्री जीवन प्रत्याशा 1951 में 36.2 थी, जो 2015 तक आते आते 70 वर्ष हो गई। जीवन प्रत्याशा का बढ़ना जहां एक ओर बढ़ती खाद्य सुरक्षा की ओर इशारा करता है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रसार का भी सूचक है। यानी कि जीवन प्रत्याशा में बढ़ोतरी होना हमें बता रहा है कि हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है, जिससे लोगों का समय पर चिकित्सा सुविधाएं मिल जाती हैं, और जो भूखमरी की समस्या थी उसका भी निदान हुआ है। जैसे 1960 के दशक में हरित क्रांति आने से भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, तो भूखमरी कम हुई भारत में। इससे लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है उसमें बढ़ोतरी हुई। अगले हैं सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। भूख, गरीबी, दास प्रथा, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति ही मानव विकास है। मानव विकास हमें सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करने की एक प्रक्रिया है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्यों और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हों और प्रतिभागिता करें। समाज और पर्यावरण के बारे में विज्ञान तक पहुंच ही मुक्ति का मूलाधार है। विज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है शिक्षा, साक्षरता, और साक्षरता को हम मापते हैं साक्षरता दर के आधार पर। भारत में कुल साक्षरता लगभग 74.4% है, जबकि स्त्री साक्षरता 65.46% 2011 के अनुसार है। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। ये दर्शा रहा है कि भारत में जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ पर मानव विकास का स्तर उच्च है। भारत के राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। बिहार सबसे कम 63.82% साक्षरता दर और केरल में सबसे अधिक 93.09% साक्षरता दर है। शिक्षा पर व्यय। किसी भी देश की सरकार शिक्षा के ऊपर कितना खर्च करती है, इससे भी उस देश के मानव विकास का पता लगाया जा सकता है। इसके अंतर्गत भारत में प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाना, ये भी एक मानव विकास की श्रेणी में एक अच्छा कदम है। जब हर कोई पढ़ा लिखा, हर कोई शिक्षित होगा, तो मानव विकास की श्रेणी में वो देश ऊपर की तरफ जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन को बढ़ाना, विद्यालयों और अध्यापकों की संख्या को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर सरकार का व्यय, सरकार ने अपना खर्च बढ़ाया, ये भी मानव विकास का एक सूचक है। भारत में मानव विकास सूचकांक, यानी कि विभिन्न अलग अलग राज्यों में मानव विकास का क्या स्तर है, यह आपके सामने तालिका है। इसमें प्रत्येक राज्य का 2007-08 के अनुसार मानव विकास सूचकांक और उनका कोटिक्रम दिया गया है। 0.790 संयुक्त सूचकांक मूल्य के साथ केरल इस क्रम में सबसे ऊपर है। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब राज्य आते हैं। बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य सबसे नीचे क्रम के अंतर्गत आते हैं। इन हालातों के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण उत्तरदायी हैं। केरल के मानव विकास सूचकांक का उच्चतम होना, वहाँ साक्षरता दर का लगभग 100% होने के आसपास, ये एक प्रमुख कारण है। बिहार
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम और उत्तर प्रदेश जैसे निम्न साक्षरता वाले राज्य हैं। शैक्षणिक उपलब्धियों के अतिरिक्त आर्थिक विकास भी मानव विकास पर सार्थक प्रभाव डालता है। यानी कि शिक्षा का स्तर उच्च और निम्न होने से मानव विकास भी उस राज्य का उच्च और निम्न होता है। उसके साथ साथ किसी राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मानव के विकास को प्रभावित करती है। जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब एवं हरियाणा जैसे राज्यों के मानव विकास सूचकांक का मूल्य ऊंचा है, क्योंकि वो राज्य आर्थिक दृष्टि से, जैसे हरियाणा, पंजाब राज्य कृषि के मामले में उच्च स्तर पर आते हैं, जिस कारण से इन राज्यों का जो मानव विकास सूचकांक है वो ऊंचा है। उपनिवेश काल, यानी कि अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर इतने साल राज किया, तो उस समय उन्होंने जो प्रादेशिक विकृतियां छोड़ी थी, यानी कि अलग अलग प्रदेशों के विकास में जो असमानता उस समय पे जो रखी गई थी, वो विकृतियां अब भी भारत की अर्थव्यवस्था, राजतंत्र और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या, पर्यावरण और विकास आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। विकास मनुष्य और प्रकृति के सकारात्मक संबंधों से होता है। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास में गत्यात्मक संबंध है। विकास की आरंभिक व्यवस्था में मनुष्य प्रकृति के निकट था। उसकी आवश्यकताएं कम थी, जो सीधे तौर पर प्रकृति से पूरी की जाती थी। पर्यावरण पर आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई दबाव नहीं था और मनुष्य का प्रकृति के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण था। धीरे धीरे मनुष्य ने प्राकृतिक बाधाओं को दूर करने की विधियां व तकनीक खोज ली। जैसे हथियारों के आविष्कार से जीव जंतुओं का संहार हुआ, जो प्रकृति के ऊपर मनुष्य की विजय का प्रतीक बना। मौसम और जलवायु की कठोरता का मुकाबला करने के लिए कपड़ों और आवास का उपयोग करना आरंभ कर दिया। भोजन के लिए जीव जंतुओं का पालन तथा पेड़ पौधों को उगाना शुरू किया। गांव, नगर, खेत, नहर, सड़कें, भवन, पुल आदि प्राकृतिक वातावरण पर प्रतिस्थापित कर दिए गए। यानी कि जो प्राकृतिक जो धरोहर थी उसके ऊपर मानव ने अपनी भौतिक अलग अलग संरचनाएं वहाँ पर बना दी। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन द्वारा वस्तुओं के उत्पादन तथा सेवाओं की क्षमता में वृद्धि की। परिवहन के साधनों के विकास से वस्तुओं और विचारों की विश्वव्यापी गतिशीलता बढ़ी। औद्योगिक क्रांति के साथ जो अर्जित ज्ञान था, कार्यकुशलता थी, शक्ति और तकनीक के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर नियंत्रण आरंभ कर दिया तथा पदार्थों और ऊर्जा का बड़े पैमाने पर दोहन प्रारंभ कर दिया। प्रकृति के ह्रास व प्रदूषित वातावरण में प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति, अकाल, बाढ़, भोजन पानी की कमी, ऊर्जा संकट, गरीबी और आर्थिक विषमताएं उत्पन्न हो गई। यानी कि मानव ने जितना भी ज़्यादा विकास करा, नई नई तकनीकें अपनाई, उससे उसने प्रकृति के ऊपर जीत हासिल करने की तो कोशिश की, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण का भी विनाश शुरू हुआ। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव अनेक रूपों में पड़ता है। अत्यधिक जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि पर्यावरण को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। इससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप उनका अभाव या अतिशोषण होता है तथा पर्यावरण का ह्रास होता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ता है। इसी अनुपात में कच्चे माल का बड़े पैमाने पर उपयोग, ईंधन और ऊर्जा का उपयोग और उत्पादन बढ़ता है। इसी से भारी मात्रा में अपशिष्ट और कूड़ा करकट पैदा होता है। यानी कि जो जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, जो जो मानव की ज़रूरतें बढ़ती हैं और उसी से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी बढ़ता है। प्रौद्योगिकी भी
पर्यावरण को प्रभावित करती है। जीवाश्म ईंधन पर आधारित आधुनिक प्रौद्योगिकी ने बड़े पैमाने पर कृत्रिम वस्तुओं का निर्माण संभव कर प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश किया। इस प्रकार जनसंख्या, पर्यावरण और विकास का एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार से हमारा टॉपिक ही खत्म हुआ और इस पाठ के कुछ प्रमुख क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। मानव विकास का क्या अर्थ होता है? विश्व के संदर्भ में भारत के मानव विकास का क्या स्तर है? मानव विकास के प्रमुख सूचक कौन कौन से हैं, जिसके अंतर्गत आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, स्वस्थ जीवन के सूचक, सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। भारत में मानव विकास सूचकांक का क्या स्तर है? जनसंख्या, पर्यावरण और विकास आपस में एक दूसरे से किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। धन्यवाद।